Assalamu alaikum. Today our topic in accounting is bank reconciliation. To understand bank reconciliation, first of all we must know कि why to reconcile bank. आखिर क्या वजह थी कि हमें बैंक रिकंसिलिएशन करने की जरूरत आई या what is bank reconciliation? What is bank reconciliation? ठीक है। और जब तक मुझे इस ये नहीं पता होगा कि बैंक रिकंसिलिएशन होती क्या है, हाउ कुड आई reconcile the balance and what is the meaning of reconcile. So basically bank reconciliation is it is a process in which bank column of cash book is reconciled with balance at bank। जो मेरा बैंक के पास जो मेरा बैलेंस होता है उसको हम मैच करते हैं, उसको हम सेम करते हैं, ठीक है, उसको टैली करते हैं। रिकंसाइल का मतलब उसको टैली करना। वन मोर थिंग विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एक कॉन्सेप्ट है कि जब हम कैश बुक बनाते हैं तो हमने ये पढ़ा है कि बैंक इज माय करंट एसेट इन माय बुक। तो इट विल increase on the debit side and it will decrease on the credit side. This is the concept because asset increases on the debit side and decreases on the credit side। जबकि जब हमारे पास इस बैंक स्टेटमेंट आती है तो हमारी बैंक स्टेटमेंट में कहानी कुछ और होती है। जब मैं बैंक स्टेटमेंट रिसीव करता हूँ तो मेरी बैंक स्टेटमेंट में मेरा जो एसेट इंक्रीज हो रहा होता है वो क्रेडिट साइड पे होता है, और मेरा जब भी बैंक बैलेंस कम हो रहा होता है वो डेबिट होता है। यानी अगर बैंक चार्जेस हैं जो कि मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो रहे हैं तो वो डेबिट हो रहे होते हैं। इसी तरह एग्जाम्पल के तौर पे जब मेरे पास कोई पेमेंट रिसीव होती है, पेमेंट रिसीव हुई, तो वो मैं जो हूँ डेबिट कर रहा होता हूँ। तो सबसे पहले हमें ये बात समझनी पड़ेगी। दिस इज बिकॉज द रीजन इज कि ये जो हमारे ये क्रेडिट है और यहाँ पे हमारा डेबिट है। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट कि वी ऑलवेज रिसीव द बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम द बैंक। और बैंक के लिए पास जो हमारे पैसे होते हैं वो एक तरह से अमानत होती है। तो वो बेसिकली बैंक अपने पास उसको एज अ लाइबिलिटी ट्रीट कर रहा होता है। दैट्स वाई इस हम कभी भी अगर कोई सिम खरीदते हैं या मोबाइल में भी क्रेडिट डलवाते हैं तो हम क्रेडिट डलवाते हैं, हम डेबिट नहीं डलवाते। यानी हमारा जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। यानी अगर इसको हम ट्रांजेक्शन वाइज देखें और हम बोलें कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, और लेट से मैंने $2000 डिपॉजिट करा है और मेरा अकाउंट नंबर जो था वो 1234 था। ठीक है। तो मैं अपने पास क्या एंट्री करूंगा, यानी हम अपनी कैश बुक में क्या एंटर करेंगे। इन द कैश बुक वी विल एंटर बैंक अकाउंट नंबर 1234 डेबिट, और मेरे पास से कैश डिक्रीज हो गया, कैश क्रेडिट। This is by 2000 rupees, sorry, $2000, and this is also by $2000. Whereas बैंक जो है अपने पास क्या एंटर कर रहा होगा, बैंक को कैश रिसीव हुआ है तो वो कैश को डेबिट कर रहा होगा बाय 2000, और बैंक जो है अकाउंट नंबर 1234 को क्रेडिट कर रहा होगा 2000। तो दिस वाज द रीजन कि यहाँ पे वो क्रेडिट हो रहा है
इसलिए हम इसको क्रेडिट में देखते हैं और हम उसको अपने पास डेबिट देखते हैं। तो सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई इज देयर अ रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, व्हाई टू रिकंसाइल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर ये है कि both balances would not be same, ठीक है। बाय द वर्ड बोथ हमारे क्या मतलब है, बोथ का मतलब ये है कि बैंक बैलेंस इन कैश बुक और बैंक बैलेंस एट बैंक, ठीक है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाई दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो इसको भी समझना पड़ेगा। रीजन नंबर वन, अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, ठीक है। देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अनरिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। नंबर सेकंड, ट्रांजेक्शन विच आर नॉट एंटर्ड ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है। एंड थर्ड रीजन इज एरर बाय आइदर पार्टी। देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व, एक बिजनेस और दूसरा बैंक। तो बिजनेस से भी एरर हो सकता है और बैंक से भी एरर हो सकता है। तो बैंक रिकंसिलिएशन का हमें एडवांटेज क्या हो गया कि इट विल हेल्प टू डिटेक्ट एनी एरर। लेट्स से मेरे पास, अगेन कमिंग बैक टू दिस ट्रांजेक्शन, मेरे पास 2,000 रुपये मैंने बैंक में जमा कराए थे। तो मैंने इसको एररली 2,000 की जगह 20,000 एंटर कर लिया। तो 18,000 का डिफरेंस आ गया। जब मेरे पास बैंक स्टेटमेंट रिसीव हुई तो मैंने इस बैलेंस को दोनों को टैली कर लिया। So this was the difference due to the error, and this error was done in the cash book. I think यहाँ तक clear होगा। Now we will discuss what does the meaning of unrecorded transactions और unrecorded transaction कौन कौन सी हो सकती है। तो हमें ये समझना पड़ेगा unrecorded transaction को, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास आ गई unrecorded transactions। अब unrecorded transactions किधर होंगी? So basically, we are only responsible for our cash book. We are not responsible for the bank। हम ये नहीं करेंगे कि बैंक में गए और उनको बोला भाई आपने ट्रांजैक्शन क्यों नहीं रिकॉर्ड की, ठीक है। तो हम गन पॉइंट में उनसे तो रिकॉर्ड नहीं करवा सकते। तो बेसिकली वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन ट्रांजेक्शन। अब जिसमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, हमने कहा नंबर वन, हमें क्रेडिट ट्रांसफर जो आता है, व्हाट इज क्रेडिट ट्रांसफर? वन ऑफ our customer paid directly in our bank, ठीक है। एंड आई एम अनअवेयर ऑफ इट, कि जब तक मेरे पास स्टेटमेंट नहीं आएगी आई कैन नॉट बी श्योर कि पेमेंट रिसीव हो गई है, ठीक है। अब नाउ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट विल बी थिंकिंग कि भाई अब तो डिजिटल का ज़माना है, अब तो मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसकी एसएमएस आ जाता है। तो बेसिकली पर्सनल अकाउंट में हम ये एसएमएस की सर्विस लेते हैं, लेकिन बैंक या बिजनेस में हम ये सर्विस नहीं लेते। रीज़न इज दैट कि फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है, उसकी जितनी भी बैंक की रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो अकाउंटेंट हैंडल कर रहा है, या एक ऐसा मैंने एम्प्लॉय रखा हुआ है जिसका काम भी रिकंसाइल करना है या ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, और ये मैसेज मेरे पास आ रहा है।
तो अब मैं बार बार जाके उसको इन्फॉर्म करूं कि ये पेमेंट इधर से आ गई, ये पेमेंट उधर से आ गई है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। समटाइम्स ये होता है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट कहीं और है और जो ओनर साहब हैं बिजनेस के वो कहीं और बैठते हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इन्फॉर्म देम अगेन एंड अगेन। हाँ, और हम ये नहीं कर सकते कि हम उस जो भी मेरा अकाउंटेंट है या कैशियर है, मैं उसके एसएमएस उसका मोबाइल नंबर दे दूं आगे, क्योंकि बहरहाल बैंक अकाउंट तो मेरा है, तो मुझे तो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो दैट्स वाई ये एक प्रॉब्लम होती है। हम कभी भी ऑफिशियल बिजनेस में हम कभी भी ये सर्विसेज नहीं लेते, ठीक है। तो क्रेडिट ट्रांसफर हुआ, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, कैशियर को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी जब तक बैंक स्टेटमेंट रिसीव नहीं हो जाएगी। इसी तरह एक आ जाती है बैंक चार्जेस। अब बैंक चार्जेस हमारे पास रिकॉर्डेड नहीं होंगे अनलेस अनटिल मेरे पास बैंक स्टेटमेंट ना आ जाए। These are charges deducted by bank, ठीक है, और जिसके बारे में बिजनेस अनअवेयर है, ठीक है। वो अनअवेयर इसलिए है कि जब तक उसका बैंक स्टेटमेंट नहीं आ जाएगी वो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकता। थर्ड इज एनी इनकम रिसीव्ड, फॉर एग्जांपल डिविडेंड इनकम आई है। डिविडेंड इनकम क्या होती है कि मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए थे, उस कंपनी ने जो है उस शेयर पे मुझे पार्ट ऑफ प्रॉफिट दिया विच इज नोन एज डिविडेंड, तो ये मेरे अकाउंट में डायरेक्ट चला गया, ठीक है ना। डिविडेंड डायरेक्टली रिसीव्ड इन बैंक, और हमें इंफॉर्मेशन नहीं है जब तक हमारे पास कैश बुक ना आ जाए, सॉरी बैंक स्टेटमेंट ना आ जाए। तो कैश बुक में हम रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते जब तक मेरे पास बैंक स्टेटमेंट आएगी, देन आई कैन कंफर्म कि हाँ यार ये एक वो ट्रांजैक्शन है जो कि मेरी कैश बुक में अनरिकॉर्डेड है। ऑलवेज रिमेंबर दी अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन जो है ये कौन सी होती है, कैश बुक में जो रिकॉर्ड नहीं हुई हुई होती, कैश बुक के अंदर अनरिकॉर्डेड होती है, ठीक है। तो बेसिकली मेरा पहला स्टेप ही होता है कि मैं अपनी कैश बुक को अपडेट करता हूँ थ्रू बैंक स्टेटमेंट। नंबर फोर आ जाता है डायरेक्ट डेबिट, ठीक है। तो डायरेक्ट डेबिट एज इट्स नेम सजेस्ट कि डेबिट हो रहा है। अब अगर मैं दोबारा इसी कॉन्सेप्ट को देखूं तो वो यहाँ पे मेरे पास क्रेडिट करता है जब पैसे आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी बैंक से पैसे डिडक्ट होंगे, कम होंगे, तो वो डेबिट होंगे बैंक स्टेटमेंट में। तो टर्मिनोलॉजी कहलाती है डायरेक्ट डेबिट। डायरेक्ट डेबिट का मतलब ये है कि बैंक हैव authority to pay but always require confirmation. Why? Because amount is not same। एग्जाम्पल इसकी हो गई यूटिलिटी बिल्स। मैंने अपने बैंक को इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि एवरी मंथ वो मेरे अकाउंट से यूटिलिटी बिल पे कर दिया करे। तो प्रॉब्लम इज दैट कि मेरा यूटिलिटी बिल, माई इलेक्ट्रिसिटी बिल, माई टेलीफोन बिल्स एंड ऑल दीज बिल्स हैव नॉट आर ऑफ सेम अमाउंट एवरी मंथ ना। तो मैंने जब उसको ऑथराइज किया हुआ है कि पे कर दिया करो, तो बैंक कंफर्मेशन करता है मुझसे, उसको उस मेरा बिल आता है, मैं उसको कंफर्म करता हूँ, मैं उसको बताता हूँ कि ये अमाउंट है, वो पे कर देता है, ठीक है। तो डायरेक्ट डेबिट वो कब कर रहा है, आई एम नॉट अवेयर।
तो बेसिकली मैं जब तक वो अमाउंट देख ना लूं मैं अपने पास, इसको रिकॉर्ड नहीं करता। द फिफ्थ वन विच इज वेरी सिमिलर टू द डायरेक्ट डेबिट इज स्टैंडिंग ऑर्डर। अब स्टैंडिंग ऑर्डर में भी मैं क्या करता हूं? ऑथराइजेज बैंक टू पे फ्रॉम अकाउंट एवरी मंथ। ठीक है। हियर amount are usually seen. Example, it can be rent, it can be any subscription, जैसे हम नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी 2000 का पैकेज है, 2000 एवरी मंथ मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है। ठीक है। तो बेसिकली हमने नेटफ्लिक्स वालों को और अपने बैंक वालों को दोनों को ऑथराइज किया हुआ है कि वो डिडक्ट कर लिया करो। सिमिलरली अगर कोई प्ले स्टेशन की सब्सक्रिप्शन सर्विसेज लेता है, मेंबरशिप लेता है, तो वो भी एवरी ईयर डिडक्ट हो जाता है। तो ये मेरे साथ हुआ है, मुझे एग्जांपल याद है, दैट्स व्हाई मैंने कह दिया, बता दिया आपको। सिमिलरली रेंट है मेरा, तो एवरी मंथ माय रेंट इज फिक्स्ड। ठीक है। तो यूजुअली का वर्ड मैंने यूज इसलिए किया है कि भाई ऐसा भी होता है कि 2 सालों बाद रेंट चेंज हो गया, तो आई विल डेफिनेटली अपडेट माय बैंक। तो ये बैंक विदाउट कंफर्मेशन, जैसे यहाँ पे कंफर्मेशन लेना जरूरी था बिकॉज अमाउंट वाज नॉट सेम, बट इधर कंफर्मेशन जो होती है बैंक डिडक्ट कर लेता है। बट ऑब्वियसली मैं जब तक इसको अपनी आंखों से देख नहीं लेता, जब तक मैं कंफर्म नहीं हो सकता कि ये पेमेंट हो गई कि नहीं। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो क्या होती हैं, अनडिपोजिट अनरिकॉर्डेड होती हैं इन द कैश बुक। सिमिलरली और क्या हो सकती हैं? अ, मेरे ख्याल से बेसिक्स यही हैं। बैंक चार्जेस हो गई, भाई टैक्स भी हो सकता है कोई, कि बैंक ने टैक्स काट लिया हो। ठीक है। और एनी अदर पेमेंट भी हो सकती है, इंटरेस्ट रिसीव भी हो सकती है एज अ इनकम। ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव हो गई, रेंटल इनकम भी हो सकती है एज अ इनकम। देयर कैन बी अ लॉट ऑफ ट्रांजेक्शंस जो कि अनरिकॉर्डेड हैं। एनी अदर इनकम, कोई भी इनकम हो सकती है जो कि अनरिकॉर्डेड है मेरे पास, मैंने उसको अपने पास डेबिट नहीं की हुई जबकि बैंक ने अपने पास क्रेडिट कर दी है। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। तो अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन का मुझे करना क्या है? दीज मस्ट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। और जब भी मैं वर्ड कैश बुक यूज करूंगा तो आई एम सेइंग अबाउट द बैंक कॉलम। ठीक है। तो हम बैंक कॉलम की बात करें, तो कैश बुक के बैंक कॉलम में ये रिकॉर्ड कर ली जाएगी एज सुन एज आई रिसीव द कंफर्मेशन। और वो कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? जब मुझे बैंक स्टेटमेंट मिलेगा। ठीक है। तो इसको मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, तो दिस विल बी माय फर्स्ट स्टेज। नाउ मूविंग टूवर्ड्स अनदर स्टेज विच इज नोन एज, हमने लिखा था टाइमिंग डिफरेंस। अब ये जो टाइमिंग डिफरेंस होता है, दिस इज टेम्पररी इन नेचर। वो क्या हो सकता है? नंबर वन, चेक पेड टू सप्लायर एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मेरे पास जैसे ही चेक मैंने किसी को दिया, तो मैंने अपनी चेक बुक, अपनी कैश बुक में उसको रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है। बट हुआ क्या? बट द सप्लायर
has not presented check फॉर पेमेंट, से प्रेजेंट नहीं किया, और presented आफ्टर बैंक स्टेटमेंट। यानी जब मेरी मैं बैंक स्टेटमेंट लेकर आ गया, तो फॉर एग्जांपल मैंने उसको चेक दिया था 29 जनवरी को, और उसने 29 जनवरी की जगह 30 जनवरी को उसने चेक सबमिट किया। क्रॉस चेक था विच विल टेक 3 डेज, और मैं 31st को जाके स्टेटमेंट ले आया। तो वो अभी तक बैंक से अमाउंट डिडक्ट नहीं हुई हुई, जबकि मैं अपने पास डिडक्ट कर चुका था। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। तो अनप्रेजेंटेड चेक कब आएगा? जब सप्लायर ने पैसे नहीं निकाले मेरे अकाउंट से, या ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस अभी तक वो पैसे डिडक्ट नहीं हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द चेक रिसीव्ड, ठीक है, फ्रॉम कस्टमर बट वर डिपॉजिटेड लेट, ठीक है, एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट क्लियर बाय द बैंक, क्योंकि बैंक में वो लेट डिपॉजिट हुई थी। तो इस टाइप की सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं इसको? अनडिपॉजिटेड चेक, या अनक्रेडिटेड चेक, क्रेडिट नहीं हुआ वो चेक। ठीक है। तो दीज आर द टू टाइमिंग डिफरेंस। थर्ड वन हमने बात की थी एरर्स। ठीक है। अच्छा, एरर ऑब्वियसली डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। इफ एरर इज मेड इन कैश बुक, तो हम क्या करेंगे? रिवर्स द ट्रांजैक्शन। क्या मतलब? अगर मैंने कोई अमाउंट डेबिट की जगह क्रेडिट में डाल दी है, डेबिट की जगह क्रेडिट में डालूंगा तो उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट पेड $500 थ्रू बैंक, नॉट रिकॉर्डेड, तो मैं क्या करूंगा? रिकॉर्ड कर लूंगा। और वन सेकंड क्या हुआ? रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। मेरी कैश बुक से क्रेडिट होना था, मैंने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। तो इसका इलाज क्या है? क्रेडिट बाय ट्वाइस द वैल्यू, ट्वाइस द अमाउंट कह लो, बिकॉज उसका इम्पैक्ट जो है मेरे पास गलत आ गया है। यानी 500 की जगह अब मैं किससे रिकॉर्ड करूंगा? आई विल रिकॉर्ड बाय 1000। ठीक है। आई थिंक ये बात क्लियर है। ये वो एरर था जो कि हमसे हो गया, कैश बुक में हो गया। इट माइट बी पॉसिबल कि एरर बाय बैंक को, तो एरर बाय बैंक को भी यूजुअली हम क्या करते हैं कि अपने पास जो है उस एरर को या तो रिवर्स कर देते हैं, या हम बैंक को इंटीमेट कर देते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये एरर आपकी तरफ से हुआ है। जब वो बैंक एरर सही कर लेता है तो उसकी
बैंक स्टेटमेंट सही हो जाती है, हमारी कैश बुक इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है। नाउ फॉर द प्रैक्टिस पर्पस जो अभी तक हमने पढ़ा, उसको अगर मैं समराइज करता हूं दोबारा, तो मैंने कहा था अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, मेरी कैश बुक जो है वो ट्रांजैक्शन उसमें कंप्लीट नहीं है। टाइमिंग डिफरेंस, दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट दो चेक थे मेरे, अनडिपॉजिटेड चेक और अनप्रेजेंटेड चेक। अनडिपॉजिटेड चेक वो चेक थे जो मुझे ट्रेड रिसीवेबल ने दिए थे, मेरे क्रेडिट कस्टमर ने दिए थे, बैंक में अभी तक शो नहीं हो रहे। ठीक है। और अनप्रेजेंटेड चेक वो चेक थे जो मैंने सप्लायर को दे दिए, अपने ट्रेड क्रेडिटर को दे दिए या ट्रेड पेबल को दे दिए, और वो उसने पैसे या तो अभी तक निकलवाए नहीं या उसने देर से प्रेजेंट किया। तीसरी बात हमने की थी एरर्स की। एरर्स डिपेंड वेरी करता है कौन सा एरर है। अगर हमसे एरर हुआ है, हमने एररली अमाउंट गलत रिकॉर्ड कर ली, तो हम करेक्ट अमाउंट रिकॉर्ड कर लेंगे, ओवरकास्ट या अंडरकास्ट हो जाएगा। 1000 की जगह मैंने 600 रिकॉर्ड कर लिया, 400 से मैंने अंडरकास्ट किया तो मैं 400 और रिकॉर्ड कर लूंगा। 1000 की जगह मैंने 1200 रिकॉर्ड कर लिया तो मैंने 200 से ओवरकास्ट कर लिया, अब मैं उसको क्या करूंगा, अंडरकास्ट कर दूंगा। सिमिलरली डेबिट को अगर मैंने क्रेडिट कर दिया या क्रेडिट को मैंने डेबिट कर दिया, तो मैं एंटर कर दूंगा सही अमाउंट बट ट्वाइस द अमाउंट। ठीक है। 500 डेबिट करना था, मैंने 500 क्रेडिट कर दिया, तो मैं 1000 से अब क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। तो एरर्स will depend upon the question। तो now we are moving towards a question, this is a Frankfurt question। और ये क्वेश्चन चूज करने का रीजन क्या है, ये बड़ा एक इलेबोरेटिव फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है, जिसको समझने के लिए जिसको जब हम करेंगे ना इंशाल्लाह, तो इट विल क्लियर आवर ऑल डाउट्स इंशाल्लाह। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। अब सबसे पहले इन्होंने क्या किया हुआ है, हमें कैश बुक दी है। ठीक है। और कैश बुक में सर्टेन ट्रांजैक्शन हैं और दूसरा हमें उन्होंने बैंक स्टेटमेंट दी है। तो अब रिकंसाइल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे। पहला स्टेप क्या था, मैं अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा। अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन कहाँ होंगी, बैंक स्टेटमेंट में होंगी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसका डेबिट और इसके क्रेडिट को मैं चेक करूंगा, और इसके क्रेडिट को इसके डेबिट से मैं चेक करूंगा। ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। मैं ग्रीन यूज कर रहा हूं इसके लिए। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन हो। तो सबसे पहले मैंने अपना ये चेक किया, मेरे ओपनिंग बैलेंस दोनों सेम था। 62 एक ट्रांजेक्शन थी, यहाँ 62 आ रही है। ये 75 यहाँ पे आ रही है। ये 224 यहाँ पे आ रही है। बट आई फाइंड वन ट्रांजेक्शन, मैं रेड से कर रहा हूँ उसको, ये ट्रांजेक्शन मेरी कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। सिमिलरली अब मैं इधर देखता हूँ, 180 180 आ रही है मेरी कैश बुक में। 519 मेरे कैश बुक में रिकॉर्डेड है। 41 भी रिकॉर्डेड है। 20, now this 52 and 43, these are the two transactions which are in the bank statement but they are not recorded in my cash book। तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि आई हैव टू अपडेट माई कैश बुक, आई हैव टू रिकॉर्ड द अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। तो मैं अपनी कैश बुक को अपडेट कर लेता हूँ। ठीक है। इसको हम नाम देंगे अपडेटेड कैश बुक। अब अपडेटेड कैश बुक में जो भी मेरा कैश बुक का बैलेंस है, ये कैरेट डाउन बैलेंस है, इसका मतलब है दिस इज द एसेट। तो इसको मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन ट्रीट करूंगा, बिकॉज आई एम री ओपनिंग माई कैश बुक। तो 1591 को, जो कि मेरा कैरेट डाउन बैलेंस का बैलेंस था, उसको मैंने क्या सपोज किया, उसको मैंने ओपनिंग बैलेंस सपोज किया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा जी, ये करने के बाद मैंने अब क्या करना है, अब मैं करूंगा ये कि ये क्रेडिट हुआ था 64, ये 64 मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और ये 64 क्या था, अगेन यू वी कैन से दैट प्लेन। और ये क्या था, क्रेडिट ट्रांसफर। ठीक है, ये मेरे अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आ गए थे जो कि मेरी कैश बुक में अनरिकॉर्डेड थे, वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और फिर ये दो अमाउंट थी, एक स्टैंडिंग ऑर्डर
और एक बैंक चार्जेस। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा बैंक चार्जेस एंड स्टैंडिंग ऑर्डर। इसमें ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया, इट डजेंट मैटर। या चलो मैं इसको डेट वाइज ही लिख देता हूँ ना। तो इसको मैंने 30th जून लिखा, और फ्लिन वाली ट्रांजैक्शन भी 30 जून की थी, और स्टैंडिंग ऑर्डर की ट्रांजैक्शन 29th की थी। तो पहले मैं स्टैंडिंग ऑर्डर लिख देता हूँ। स्टैंडिंग ऑर्डर इज 52, और 30th को बैंक चार्जेस विच इज 43। तो मैंने क्या किया, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। फर्स्ट स्टेप हैज बीन कंप्लीटेड। टोटल किया तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा ये वाला बैलेंस हैवी आ रहा है, विच इज 1655। 1655 आउट ऑफ दिस 1655 मुझे इन दोनों को माइनस करना है टू गेट द क्लोजिंग न्यू क्लोजिंग बैलेंस। -52 -43, it is 1560 balance carried down. Now this balance is my true balance as far as my cash book is concerned. ठीक है, ये जो मेरा बैलेंस आया है, अब मैं जब रिकंसाइल करूंगा तो उसमें भी यही बैलेंस आना चाहिए। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द स्टेप 2। इसको मैं स्टेप 2 कह रहा हूं। अब स्टेप 2 को हम कहते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के हमारे पास टू वेज हैं। जब ये स्टेटमेंट बनाते हैं, वी विल डिस्कस बोथ द मेथड, और समटाइम्स इट्स आवर चॉइस कि हम कौन सा मेथड यूज करें, समटाइम्स क्वेश्चन विल आस्क अस, तो दैट्स व्हाई मैं दोनों मेथड लिखूंगा। मेथड 1, ये स्टार्ट हो रहा है बैलेंस एज पर बैंक स्टेट। जो मेरा बैंक स्टेटमेंट बैलेंस बता रहा है, मैं वहां से स्टार्ट करूंगा। Again, I am telling you both the method. Sometimes they will tell us to use the method as per our will. ठीक है, हमारी मर्जी। अच्छा, ये समटाइम्स थ्री कॉलम होता है, जिसमें एक में वो ऐड बोलते हैं, ऐड एक में वो लेस बोलते हैं, और थर्ड में जो है ना, ये वैल्यू आ जाती है, क्या कहते हैं, फाइनल वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो लेट अस सी। ब्लू से ही चल लेते हैं। अच्छा जी, अब मेरे क्वेश्चन में बैंक बैलेंस मेरा ये जो आ रहा था 1000, ये मैं उठा लूंगा। ये हमारा बैलेंस कॉलम था, जो लास्ट बैलेंस आ रहा था, दैट वाज $1000। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, हम सबसे पहले अब ये देखेंगे कि दोज ट्रांजैक्शंस विच आर नाउ इन माय कैश बुक बट दे आर नॉट प्रेजेंट इन माय बैंक स्टेटमेंट। अब मुझे ये नजर आ रहा है 582, 582 यहाँ कहीं पे नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे मुझे 22 नजर आ रहा है, जो कि यहाँ नहीं है। अब ना क्वेश्चन इज दैट कि ये जो अमाउंट आ रही है, ये क्या चीज है। तो बेसिकली ये ट्रेड रिसीवेबल था, पेमेंट आई है, तो ये अनडिपॉजिटेड चेक हो गए। और ये जो अमाउंट आ रही है ब्लिस्टर डिस्को के नाम से, ये क्या हो गया, ये ट्रेड पेबल था। ठीक है, और ये अनप्रेजेंटेड हो गया। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा एड अनडिपॉजिटेड चेक, क्योंकि बैंक में ये चेक शामिल नहीं है अभी। और मेरा अनडिपॉजिटेड चेक कितना है, एक ही है, किस नाम से है,
ये था जी बेकर 30th को 582। 582 जी बेकर, डेटेड 20th जून। ठीक है। और मैं लेस कर दूंगा इसमें से अनप्रेजेंटेड चेक। ठीक है। अनप्रेजेंटेड चेक मेरा कितने का था? 22 का। ये मैंने 22 यहां दिखा दिया, बिलिस्टर डिस्को के नाम से। आई थिंक ये भी 30th को ही था। चेक कर लेते हैं। हाँ ये भी, ये सॉरी नाइन, ये 29, ठीक है, ये 29 को था। अब जब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 582 में से मैं 22 माइनस कर दूं, ये आ गई आफ्टर सॉल्विंग 560। ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि 582 में से 22 माइनस किया। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 1560। और ये क्या चीज है? बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है। मेरी कैश बुक का बैलेंस आ गया। नाउ मेथड टू क्या है? मेथड टू में सपोज, अब मैं ये ऐड और लेस की लाइन नहीं बना रहा ताकि दोनों मुझे पता हो। ठीक है। अगेन ये मेथड टू में भी ऐड और लेस की इस तरह से कॉलम्स बने हुए आ सकते हैं, और मेथड वन में भी ऐसा हो सकता है। तो मैं दोनों मेथड को कवर करने के लिए यहाँ पे लाइन नहीं बना। बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक में मेरा बैलेंस कितना था? कैश बुक का मेरा बैलेंस था 1560। अब यहाँ पे मैं ऐड करूंगा अनप्रेजेंटेड चेक। अब मैं अनप्रेजेंटेड चेक क्यों ऐड करूंगा? पहले मेथड में मैंने अनडिपोजिट चेक किया था ऐड, यहाँ पे मैं अनप्रेजेंटेड चेक ऐड कर रहा हूँ। देखिए, अनप्रेजेंट चेक ऐड करने का क्या रीजन है? वो ये कि ये वो अमाउंट है जो मेरी कैश बुक से डिडक्ट हो चुकी थी, तो मैं इसको ऐड बैक कर रहा हूँ। सही है। बिलिस्टर डिस्को के नाम से थी, और ये अमाउंट थी 22। ठीक है। लेट अस अज्यूम कि इस दफा उन्होंने हमें दो कॉलम दे दिए। ठीक है। वर्क एक, दोनों, एक वर्किंग कॉलम दिया, एक फाइनल कॉलम दिया। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। फिर लेस उसने कहा अनडिपोजिटेड या अनक्रेडिटेड चेक। अब ये अनप्रेजेंटेड तो हो चुका था, अनडिपोजिटेड मेरे पास जी बेकर साहब थे। जी बेकर की कितनी अमाउंट थी? 582। जब मैं इनको सॉल्व करता हूँ तो अब मेरे पास नेगेटिव में 560 आ गया। जब मैं नेगेटिव 560 को 1560 से डिडक्ट करता हूँ 560 को, तो मेरे पास 1000 बैलेंस आता है, और अलाइनमेंट आउट हो गई है। 582 इधर लिखेंगे। अच्छा, जब इसको मैंने सॉल्व किया तो ये क्या वैल्यू आई थी? ये आई थी 560। जब 560 को इसमें से मैंने माइनस किया था तो ये मेरे पास 1000 आई थी, जिसको मैंने क्या कहा? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में यही बैलेंस शो हो रहा था, विच कैन बी वेरीफाइड
फ्रॉम हेयर, ये आएगी। ठीक है। वन मोर थिंग कि हाउ द स्टूडेंट विल रिमेम्बर। अब वो पता चला वो मेथड वन यूज कर रहा है, लेकिन उसने अनप्रेजेंटेड को ऐड कर दिया और अनडिपोजिट को माइनस कर दिया, कुछ अजीब सा बैलेंस आ गया। अब पेपर में ऑब्वियसली कंफ्यूजन अगर इस तरह की हो जाए तो देयर इज नो चांस टू करेक्ट इट। देखो, इसके लिए मैंने एक टेक्निक खुद इजाद की। वो ये थी कि यहाँ पे वर्ड बी पहले है और वर्ड सी बाद में है। यानी वी कैन से दैट कि हम बी से सी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट से कैश बुक की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह ये पहले डी आ रहा है और फिर पी आ रहा है। यानी पहले अनडिपोजिटेड आएगा जो कि प्लस होगा, और माइनस क्या होगा, अनप्रेजेंटेड। ठीक है। तो ये बेसिकली अल्फाबेट का स्ट्रेट ऑर्डर हो गया। ए बी सी, बी के बाद सी आता है, इसी तरह डी पहले आता है और पी बाद में आता है। अब अगर ये रिवर्स ऑर्डर हो जाए, यानी अगर ये सी से बी की तरफ जा रहा है, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया, तो पहले पी आएगा जो ऐड होगा और फिर बाद में डी आएगा जो लेस होगा। तो ये अज्यूम हमने किया कि पहली वाली प्लस होगी, दूसरी वाली माइनस होगी। तो अनप्रेजेंटेड ऐड होगा जब ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, और अनडिपॉजिटेड ऐड होगा जब ऑर्डर सीधा होगा। तो अगर ये एक तरीका हमें याद रह जाए तो आई होप कि इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। ठीक है। तो आई थिंक कि दिस मेथड विल क्रिएट अ बिट ऑफ इजीनेस फॉर द स्टूडेंट। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए चूज किया है, ये आईजीसीएसई का सवाल है, और आई थिंक ये है मैंने निकाला था ये सवाल फ्रॉम आईजीसीएसई। तो ये सवाल था अक्टूबर 2024 का। ओहो, ये था अक्टूबर 2024, और कोड था इसका 0452। आईजीसीएसई का जो कोड है, और पेपर 2-1 का सवाल है। एंड दिस इज आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1, पहला ही सवाल था ये। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना, वो लिखी हुई है एट द एंड। ठीक है। पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं। जेनी रिसीव हर बैंक स्टेटमेंट विच शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1367 on 29 February 2024. On the same date, her bank column in her cash book showed overdrawn. ओवरड्रॉन का मतलब है नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, ओवरड्रॉन हमने पहले ही पढ़ा है, इट इज अ करंट लायबिलिटी। ओवरड्रॉन क्या होती है कि मेरे पास बैंक में जितने पैसे थे उससे ज्यादा जब मैं विड्रॉ कर लूं, और वो कब होगा, जब बैंक ने मुझे ये फैसिलिटी दी हुई है। ठीक है। मैं ओवरड्रॉन कर लूं, या मेरा कोई चेक आना था और मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो बैंक ने अपनी तरफ से दे दिए पैसे, अपनी जेब से दे दिए बैंक ने। तो इस सूरत में क्या होता है, ओवरड्रॉन हो जाता है, विच बिकम नॉर्मली बैंक मेरा करंट एसेट होता है, इस सिचुएशन में ओवरड्रॉन की सिचुएशन में मेरी करंट लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है। When comparing her bank statement and cash book, she found that the following item on her bank statement and not in the cash book. तो वो खुद ही बता रही है कि ये क्या है, ये अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है। और अनरिकॉर्डेड कहाँ जाती है, कैश बुक में जाती है। ठीक है। तो इधर कैश बुक नहीं बनी हुई, अनलाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, यहाँ पे कैश बुक हमें अपडेटेड कैश बुक बनानी है। तो ये वो ट्रांजैक्शन है जो कि मेरी कैश बुक में रिकॉर्ड होनी चाहिए। उसके बाद उसने कहा द फॉलोइंग आइटम्स द फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द कैश बुक बट नॉट इन हर बैंक स्टेटमेंट। अब ये कैश बुक में मौजूद है और बैंक स्टेटमेंट में मौजूद नहीं है। तो दिस मस्ट बी ड्यू टू द टाइमिंग डिफरेंस। ठीक है। अ चेक पेड टू बी प्रॉपर्टी
अ पेमेंट बाय क्रेडिट ट्रांसफर, अ चेक रिसीव फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर। तो ये तीन ट्रांजेक्शन हैं जो कि ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस मेरी कैश बुक में तो रिकॉर्डेड है, मेरी बैंक स्टेटमेंट में मौजूद नहीं है। ठीक है। अपॉन इन्वेस्टिगेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अपॉन इन्वेस्टिगेशन द फॉलोइंग एरर हैज बीन found. Yeah, she discovered the following error. A check paid, a check made payable to D Sports 45 had been recorded in the bank column of a cash book. चेक पेड हुआ था डी स्पोर्ट्स को 45 से, वो रिकॉर्ड हो गया कैश बुक की बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में। द चेक हैड बीन रिटन फ्रॉम हर पर्सनल अकाउंट टू पे फॉर हर जिम मेंबरशिप। ओके, क्या मतलब हुआ कि ये उसके बैंक की ट्रांजैक्शन नहीं थी जो कि उसने पे कर दी है, दिस वाज हर पर्सनल अकाउंट बैलेंस। तो बेसिकली दिस एरर इज डन इन द कैश बुक, बैंक से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, इसका मतलब है इस एरर को हम सही करेंगे। तो चलो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। 2024, 2024, और हम मार्च ले लेते हैं, 1 मार्च। ठीक है। हमारे पास जो बैलेंस शोन था वो ओवरड्रॉन था। ठीक है। तो हमने 1933 बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर लिख दिया क्योंकि ओवरड्रॉन था, लाइबिलिटी थी। ठीक है। 26 फरवरी को, अच्छा अब हमने 1 मार्च लिए तो हमें ये डेट रेलिवेंट है, लिखना जरूरी नहीं है। एम स्टोर अ क्रेडिट कस्टमर हैज पेड बाय बैंक ट्रांसफर, यानी ये पेमेंट रिसीव हुई है 1900। 1900 हम रिसीव कर लेते हैं एम स्टोर से। ठीक है। सिमिलरली, a check previously received from C store has been dishonored. Sorry, interest received, ये मिस हो गई थी। इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रही है, इसका मतलब है इट इज अ अमाउंट विच इज रिसीव्ड, जो कि कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं थी, बैंक में डायरेक्ट आ गई थी 358। उसके बाद अ चेक प्रीवियसली रिसीव फ्रॉम सी स्टोर हैज बीन डिसऑनर। डिसऑनर चेक का मतलब ये है कि हमें चेक मिल गया था, हमने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया था, बट बैंक ने बताया कि डिसऑनर हो गया। इसका मतलब है कि हमें ये डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे सी स्टोर। ठीक है, डिसऑनर लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सी स्टोर लिखना पड़ेगा 1121। ठीक है, बिकॉज वी डोंट हैव इनफ स्पेस कि हम सी स्टोर भी लिख दें और डिसऑनर भी लिख दें। ठीक है। ये कॉमन मिस्टेक है, अगर बच्चे ने डिसऑनर चेक लिख दिया यहाँ पे, सी स्टोर नहीं लिखा, तो उसका एक नंबर यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा, या वो एक नंबर जो मिलना था वो नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज ऑफ 7 मार्क्स। और ट्रांजेक्शन कितनी है, 1 2 3 4 5, और एक ये वाली 6, और मेरे ख्याल से एक कैरेट ऑफ बैलेंस की होगी। तो एक नंबर हमारा बिला फालतू में कट जाएगा। ठीक है। सी स्टोर लिख दी हमने। उसके बाद बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस ऑब्वियसली हमारी क्रेडिट साइड पे आती है, चेक बुक कैश बुक के बैंक कॉलम में। बैंक चार्जेस कितने थे, 125। उसके बाद डायरेक्ट डेबिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, तो अगेन हम डायरेक्ट डेबिट नहीं लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट इज 290। ठीक है। अब इसको देखते हैं। अ चेक मेड पेबल, पे कर दिया था हमने जबकि यहां से पे होना नहीं था, तो इसको मैं डेबिट कर रहा हूं। ठीक है। और ये बेसिकली ड्राइंग थी मेरी, जो कि एरर हो गया था मुझसे। 45 इसको मैंने दोबारा डेबिट कर दिया। ठीक है। एक लाइन छोड़ते हैं, हम इसको क्लोज करते हैं टी अकाउंट को। दिस क्वेश्चन contains 7 marks and I don't think so कि there is any
प्रॉब्लम। ठीक है। तो मुझे अगेन ओवरड्राफ्ट ही नजर आ रहा है क्योंकि ये साइड हैवी लग रही है। तो 1933 प्लस 1121 प्लस 125 प्लस 290, 34 69, 3469, 3469, माइनस कर देते हैं इसमें से 1900, माइनस कर दिया हमने 358, माइनस कर दिया हमने 45। तो 111166, ये मेरे पास बैलेंस कैरेट डाउन आ गया, जिसको वेरी इंपॉर्टेंट बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि नंबर यहीं पे मिलते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन के। बैलेंस कैरेट डाउन के नंबर नहीं मिलते। 1166, और ये अगेन 1 मार्च का करेक्टेड बैलेंस है। ठीक है। तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम कि वो क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एट 29 फेब 2024, स्टार्ट विद द बैलेंस फ्रॉम जेनीज बैंक स्टेटमेंट। तो उसने हमें ये कर दिया है, इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि हमें बैंक से स्टार्ट करना है। अगर वो इंस्ट्रक्ट नहीं करता तो वो हमारी मर्जी थी। ठीक है। तो बेसिकली अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट में हमारा बैलेंस कितना आ रहा था? ये क्रेडिट बैलेंस आ रहा था, बैंक के हिसाब से ये पॉजिटिव बैलेंस था, 1367। तो मैंने 1367, अगर ये नेगेटिव बैलेंस होता, ओवरड्रॉन होता, तो मैं ब्रैकेट लगा के इसको शो करता। ठीक है। अब हम दोबारा चलते हैं स्टोरी की तरफ। ये हमारी स्टोरियां हैं जो कि रिलेटेड टू टाइमिंग डिफरेंस थी, और टाइमिंग डिफरेंस जो है उसको हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लेके जाते हैं एज सीन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। अ चेक पेड टू बी प्रॉपर्टी। अब हम दोबारा अगर इसको देखें तो हम बी से सी की तरफ जा रहे हैं। तो पहले डिपॉजिटेड आएगा, उसके बाद प्रेजेंटेड आएगा, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, हमने अपना फॉर्मूला यूज किया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एड अनडिपॉजिटेड चेक, ये हमने हेडिंग डाली। ठीक है। अब मेरे पास अनडिपॉजिटेड चेक वो चेक होंगे जो कि हमें मिल चुके होंगे और हमने रिकॉर्ड नहीं किए होंगे। अच्छा जी, ये पेड वाला है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा जो चेक है, अगर वो मैं देखूं, वो मेरा है अ पेमेंट बाय क्रेडिट ट्रांसफर टू पे फॉर रेंट एंड इंश्योरेंस। अच्छा, अब क्रेडिट ट्रांसफर मुझे हुआ था जो कि रेंट और इंश्योरेंस पे करने के लिए हुआ था, इसका मतलब है ये भी पेमेंट है। ठीक है, रेंट एंड इंश्योरेंस की। अ चेक रिसीव फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर वाई ट्रेडर। तो वाई ट्रेडर का मुझे चेक रिसीव हो गया और अमाउंट वाज 792। यहां मैंने लिखा 792। नाउ लेस अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक में पहला मेरे पास आ गया बी प्रॉपर्टीज और अमाउंट है 1025, और बी प्रॉपर्टीज। ठीक है। और दूसरी अमाउंट मेरे पास आ रही है अ चेक रिसीव फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर। सॉरी, ये तो हो चुकी है ना, ये भी हो गई, ये भी हो गई। फिर आ रही है अ पेमेंट बाय क्रेडिट ट्रांसफर टू पे फॉर द रेंट एंड इंश्योरेंस 2300। 2300 की रेंट एंड इंश्योरेंस है, और इसका अमाउंट
क्रेडिट ट्रांसफर हुई है। ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरी नेगेटिव वैल्यूज हैं क्योंकि लेस हो रही है। तो 792 में से 1025 और 2300 मैंने जब डिडक्ट किया तो ये मेरे पास कितना आ गया, 2533 नेगेटिव आ गई। अब जब 2533 को, जो कि नेगेटिव है, इसमें मैंने 1367 ऐड किया तो मेरे पास नेगेटिव 1166 आ गई। और ये क्या था, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है। अच्छा जी, कैश बुक का मेरे पास नेगेटिव बैलेंस ही आ रहा था, ओवरड्रॉन ही आ रहा था। ठीक है। तो वी कैन सी कि ये यहाँ पे आ रहा था बैलेंस, ये इसलिए नेगेटिव वैल्यू है। सेम आ गया बैलेंस। ये 5 नंबर का था हमारा सवाल। ठीक है। तो अब अच्छा, नीचे उसने दो थ्योरी दी हुई है। उसने सी डी, हाँ, सी और डी पार्ट में दो दो नंबर की थ्योरी पूछी है। सजेस्ट टू एडवांटेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक एडवांटेज हमने उसी वक्त देख लिया था कि इट विल हेल्प, इट विल हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ एनी एरर्स। ठीक है। तो ये एरर डिटेक्ट करने में काम आएगी। दूसरा क्या फायदा हो सकता है, हेल्प टू प्रिवेंट एनी फ्रॉड। फ्रॉड को कैसे प्रिवेंट करेगी कि बैंक स्टेटमेंट मुझे बता देगा कि कोई भी अगर कस्टमर मुझे ये क्लेम करता है कि उसने चेक दे दिया है, उसने पेमेंट कर दी है, तो मेरी बैंक स्टेटमेंट जो है सबसे बड़ा प्रूफ होगा कि पेमेंट नहीं आई है। सिमिलरली अगर कैशियर कोई पैसे दबा ले, जेब में डाल ले, इंस्टेड ऑफ चेक उसने अपनी जेब में डाल लिया, तो वो भी डिटेक्ट हो जाएगा आराम से। अच्छा, मैं एहतियातन थर्ड एडवांटेज भी लिखा, प्रोवाइड अप टू डेट बैंक बैलेंस which uh, decreases chances of dishonor of check। या नहीं है ये, इसको फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और अप टू डेट बैंक बैलेंस ये कर लो, क्योंकि ये डिसऑनर वाली बात लिखूंगा ना, तो ये डिसऑनर कौन हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारी बात बतानी पड़ेगी। ठीक है। तो बेसिकली मैं इस पॉइंट में ये बोलना चाह रहा था कि हमारा चेक बाउंस नहीं होता, क्योंकि मैं किसी को, जब मुझे एक्यूरेट बैलेंस पता होगा, तो मैं फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं और मुझे अप टू डेट है ये बैलेंस, और मेरे पास कोई पेमेंट के लिए आता है जिसको 1.5 लाख की पेमेंट करनी है, तो मैं 1.5 लाख की पेमेंट नहीं करूंगा उसको, क्यों, बिकॉज आई नो कि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं। ठीक है। क्योंकि वो अपडेटेड बैलेंस है। और क्या हो सकता है, अ, कोई भी अमाउंट जो है वो बैंक में क्रेडिट नहीं हुई है, कस्टमर बोलता है कि हो गई है, तो वो भी आइडेंटिफाई हो जाएगी। ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई अ बैंक ओवरड्राफ्ट इज शोन एज अ डेबिट बैलेंस। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से बैंक ओवरड्राफ्ट शोन एज अ डेबिट बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट। अब इट इज एन अमाउंट पेड बाय द बैंक, ये बैंक ने हमें पे की है। इट इज
a liability for business but asset फॉर बैंक। बैंक के लिए एसेट था, दैट्स वाई ये क्या हो रहा है, डेबिट बैलेंस में शो हो रहा है। ठीक है, तो ये बैंक के पर्सपेक्टिव से तो एसेट है, इसलिए हमें बताना पड़ेगा। या हम आगे एक बड़ी अच्छी और बहुत बात बोल सकते हैं, इट इज, अरे यार, इट इज एन अमाउंट, पता नहीं क्या आ गया यहाँ पे, खैर इट इज एन अमाउंट ओड टू बैंक। तो बैंक का एसेट है और हमारे पे लाइबिलिटी है। तो अगर आप यहां तक भी बात लिख दो तो ठीक है, या एक आखिरी जो लाइन है ये भी लिख दो तो ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक कि ये टॉपिक मैंने बहुत कोशिश की है कि डिटेल में समझाऊं, एंड आई होप कि डिटेल में समझ आ गया होगा। उसके बाद मैंने जो है ये कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे रखे थे जो कि बैंक रिकंसिलिएशन से रिलेटेड हैं, और ये एमसीक्यू हमारे टॉपिक को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। ठीक है, तो बट आई थिंक ये वीडियो इज वेरी लेंदी, बहुत लेंदी हो गई है, तो इस वीडियो को यहाँ तक रख रहे हैं। एमसीक्यूज इंशाल्लाह उसके लिए मैं जो एमसीक्यूज मैराथन करूंगा जिसमें 100 एमसीक्यूज, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व देम एज पर सी आई से अवेलेबल टाइम, 1 मिनट या 2 मिनट जो भी होता है एमसीक्यूज का, वो एमसीक्यूज में डिटेल में सॉल्व करूंगा, टॉपिक बाय टॉपिक करते जाएंगे। तो उससे ये होगा कि हमारी एमसीक्यूज को समझना और उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक फ्रॉम माई साइड इट इज क्लियर दैट कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मेरे हिसाब से ये टॉपिक क्लियर है, और आई होप कि आप लोग को भी ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कुड नो कि ये टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एंड आई होप कि यू विल सब्सक्राइब माई चैनल, यू विल लाइक, इफ यू लाइक माई वीडियो, है ना। अगर आप लोग को समझ आ जाता है तो आप प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा, or do share with your friends. I need your support. This is for you people, and I hope that you will support my channel. If you feel to give me any suggestion, feel free to give me any suggestion, or if you need any question, you can even comment on the box in the chat available, और आप जो हो जो भी मुझे कमेंट करोगे इंशाल्लाह मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। इफ यू नीड एनी पास पेपर क्वेश्चन, तो डेफिनेटली यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट अगर इफ यू फील स्टिल कि आपको कोई क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। जजाकल्ला, सी यू अगेन। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें डिले नहीं आए और आप लोग को टॉपिक क्लियर कर सकूं। ठीक है, चलो ओके भाई, अल्लाह हाफिज।